हेलो एवरीवन, दृष्टिकोण इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की हुई है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटी हमने स्टार्ट की है, जिसमें इमरजेंसी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है अभी तक। इमरजेंसी, जिसको हम आपातकालीन उपबंध बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हम इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर होने वाली है, मौलिक अधिकारों के ऊपर होने वाली है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मौलिक अधिकार, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो होते क्या हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो हमारे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो राइट्स हैं, यही वो अधिकार है जिसके द्वारा हम एक अच्छा जीवन जो है वो यापन कर पाते हैं। फंडामेंटल राइट्स वे मूल अधिकार हैं जो संविधान द्वारा व्यक्तियों को गरिमा के साथ जीवन जीने और अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए ये सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, क्या सुनिश्चित करते हैं? व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन मिले और उसके व्यक्तित्व का विकास हो, ये सुनिश्चित करने का काम कौन करते हैं? फंडामेंटल राइट्स करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स which are guaranteed to the individuals by the constitution to live with dignity and develop their personality। इसको हम क्या बोलते हैं? मौलिक अधिकार बोलते हैं। तो अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा संविधान है, ये जो हमारा संविधान है, इसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारी बुक के अंदर अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, वैसे इसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और इसके चैप्टर्स को हम पार्ट्स बोलते हैं, भाग बोल लेंगे हिंदी में। ठीक है, पार्ट्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। तो इसी पार्ट का पार्ट 3 या भाग 3 हमें किसके बारे में बताता है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। अगर हम बात करें भाग 3 की या पार्ट 3 की, तो इसका आर्टिकल 12 से 35। कौन सा आर्टिकल? 12 से 35। अगर हम बात करें हिंदी में तो अनुच्छेद 12 से 35 तक किसके बारे में है? हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में है। ठीक है, किसके बारे में है भाई? मौलिक अधिकारों के बारे में हमें पता चलता है। तो दोस्तों, जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको मौलिक अधिकारों के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम एक बार ऊपर कर लेते हैं, और आप कॉपी पेन साथ लेके बैठना, जो जो मैं बोलूंगा साथ साथ नोट करते रहना, ताकि आपको पता रहे कि मतलब अ, हर एक चीज अगर आपको समझ में आएगी, पता चलेगी, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो लंबे समय तक याद रहती हैं फिर चीजें, है ना। तो कॉपी पेन साथ लेके बैठिए और उसको साथ साथ नोट करते रहिए। सबसे पहले हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, जो हमारा संविधान है, जब वो बन रहा था, जब संविधान सभा में हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे वो संविधान को बना रहे थे, तो उन्होंने लगभग हर देश के संविधान को उठाया, उसको अच्छे से स्टडी किया, और उसकी जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको अपने संविधान के अंदर उन्होंने क्या किया? उसको लिया है। तो वैसे ही जब हम फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों वाले चैप्टर की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो एक मौलिक अधिकार वाला चैप्टर है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। एग्जाम का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है कि फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो किस देश से लिया गया है? तो वो कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है भाई? इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बस आप 2 मिनट दीजिए मुझे, हम मैग्ना कार्टा के बारे में भी अच्छे से समझेंगे। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो कुल 6 फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए थे। ठीक है, टोटल, सॉरी, दिए गए हैं टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स इस टाइम पर हमारे हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। ठीक है, हिंदी में आप इसको साथ साथ लिखते रहिए, मौलिक अधिकार। मैं साथ साथ हिंदी भी बोल रहा हूँ ताकि हिंदी मीडियम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं भाई। सबसे पहला है हमारा जो मौलिक अधिकार है इन 6 में, वो है हमारा, एक सेकंड, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं लाइन को। तो सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी क्या है? राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। ठीक है भाई, एक हो गया हमारा समानता का अधिकार।
आगे देखो, दूसरा जो राइट्स है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। जो तीसरा राइट है हमारा वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, आप थोड़ा राइटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस मत करना, मैं इसलिए साथ साथ बोल के बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन का क्या मतलब होता है? शोषण के खिलाफ अधिकार, कि कोई हमारा शोषण ना कर सके किसी भी तरह से, तो उसके खिलाफ भी हमें क्या है, अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान के अंदर। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम आने वाले कुछ चैप्टर में सभी चीजों को पढ़ेंगे, वो सभी के लिए हमको मैं आपको रूपरेखा बता रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें दी गई हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यहाँ पे ऑफ लिख लो। ठीक है, ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता हमें दी गई है। स्वतंत्रता। उसके बाद है हमारा कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। क्या है? कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। कल्चर एंड एजुकेशन राइट से क्या मतलब है? सांस्कृतिक और शिक्षा का। सांस्कृतिक यानी कि हर, जैसे भारत के अंदर बहुत सारी संस्कृतियां हैं, तो संस्कृति को पालन करने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर आपके किसी भी जो मूल अधिकार है या फंडामेंटल राइट है, अगर उसका उल्लंघन होता है, कोई सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स को आपको उसका उल्लंघन करती है या फिर उनके साथ छेड़छाड़ करती है, तो आप क्या कर सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। यानी क्या है? सहायता ले सकते हो किसकी? कोर्ट की। सहायता ले सकते हो किसकी? कोर्ट की। और ये कोर्ट कौन कौन से होंगे? या तो हाई कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा। आप इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते। ये इसको जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको लागू करने का काम कौन करता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो जो मैंने आपको 6 राइट्स बताए हैं, जब हमारा संविधान बना तो टोटल कितने राइट्स थे? 7 राइट्स थे। अभी तो 6 बचे हैं सिर्फ, लेकिन पहले कितने थे? टोटल 7 राइट्स थे, 7 अधिकार हमें दिए गए थे। जो एक अधिकार इस समय इसके इन 6 के अंदर नहीं है, पहले 7 थे, वो कौन सा अधिकार था? वो था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी या फिर क्या कहें हम इसको? संपत्ति का अधिकार हिंदी में। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। इसके बारे में हम पूरे इस चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, सारी चीजें के बारे में पढ़ेंगे। बस ये क्या है, एक तरह से अभी के लिए सिर्फ हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब से आपका चैप्टर सही तरह से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं तो हमें एक बार इसकी पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि एकदम से फंडामेंटल राइट्स आए कहाँ से, है ना। ये कोई नया आविष्कार नहीं है, इसको डेवलप होने में अपने आप में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, क्योंकि जब राजा महाराजा होते थे तो प्रजा के पास बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होते थे, है ना। जो ज्यादा अधिकार थे उसके पास थे, राजा और महाराजाओं के पास होते थे, उनकी रॉयल फैमिलीज के पास होते थे। तो जो ये फंडामेंटल राइट्स आए हैं उसके इसका एक बार क्या करेंगे, हम हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री क्या है इसकी। आप विश्वास कीजिए, आप जब ये चैप्टर कंप्लीट करके जाओगे आपके माइंड में किसी भी तरह कोई डाउट नहीं आएगा, और चीजें आपको रटने की जगह आपको समझ में आएंगी, है ना। और समझना ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम 1215 से। कब से? 1215 से। तो इंग्लैंड का एक राजा था जिसका नाम था किंग जॉन। इंग्लैंड का एक राजा था जिसका नाम था किंग जॉन। किंग जॉन। तो ये बहुत ज्यादा अत्याचारी राजा था, बहुत ज्यादा जो प्रजा थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। लोग इससे इतने दुखी हो गए थे कि उन्होंने विद्रोह कर दिया था इस चीज को देखते हुए। तो पहली बार जो एक किंग जॉन था
ये क्या करता है, एक आदेश जारी करता है। क्या करता है, आदेश जारी करता है, जिसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। इसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है उस समय पे। ठीक है, ये मैग्ना कार्टा क्या था, पहली बार क्या है, मैग्ना कार्टा के अंदर लोगों के बारे में, लोगों के अधिकारों के बारे में चर्चा की गई थी, रूल के बारे में बताया गया था। ठीक है, इसमें ये बोला गया था कि जो किंग है, यानी कि जो राजा है, वो भी किससे बड़ा नहीं है, रूल से बड़ा है, बड़ा नहीं है। इज नॉट बिग देन रूल। वह किससे बड़ा नहीं है, रूल से या लॉ से बड़ा नहीं है। इज नॉट बिग देन लॉ, यानी कि कानून से बड़ा नहीं है। पहली बार लोगों को उनके राइट्स दिए गए थे, उनके अधिकार दिए गए थे। किसके द्वारा, किंग जॉन के द्वारा दिए गए थे। अब क्योंकि पहली बार कोई अधिकार जो है वो लिखे गए थे, वो किंग ने मानने थे, तो इसलिए जो मैग्ना कार्टा है, इसलिए हमारे भारत का जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, जो मौलिक अधिकारों का चैप्टर है, उसको मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा ना कि फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे पहली बार इस यहाँ के राजा ने क्या किया था, लोगों के अधिकारों के बारे में उनको क्या लिख के दिया था, वैसे ही इंडिया के अंदर जब मौलिक अधिकार लिखे जा रहे थे, तो उसको क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला गया। तो ये तो थी बहुत पहले की हिस्ट्री की बात। उसके बाद आ जाते हैं हम अमेरिकन रिवॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, जो अमेरिका की क्रांति हुई थी, अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन या अमेरिका की क्रांति, ये आप साथ साथ लिखते रहना। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इसके अंदर। तो अमेरिका की क्रांति होती है 1776 में। कब होती है, 1776 में अमेरिका के अंदर क्रांति होती है, और वहां पर क्या, किसकी स्थापना होती है, डेमोक्रेसी की स्थापना होती है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से क्या मतलब, हमारा प्रजातंत्र, यानी कि सरकार जो है लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। तो जब अमेरिका में क्रांति हुई, तो एक बहुत बड़ा फेमस जो मतलब एक नारा भी दिया गया था कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट फॉर पीपल। जो गवर्नमेंट है वो लोगों के लिए है, लोग गवर्नमेंट के लिए नहीं है। क्या दिया गया था, गवर्नमेंट एग्जिस्ट फॉर पीपल, नॉट पीपल फॉर गवर्नमेंट। यानी कि जो सरकार है वो किसके लिए है, लोगों के लिए है, लोग सरकार के लिए नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, जब अमेरिका आजाद हुआ, तो वहां पर डेमोक्रेसी आई, तो वहां उसका जो संविधान लिखा गया, तो वो कब लागू हुआ, 1791 में। तो 1791 में जब वो लागू हुआ, तो उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के लिए एक अलग से जगह दी गई थी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को अलग से जगह दी गई थी। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकारों की। ठीक है, क्या दिया गया था, मौलिक अधिकारों को जगह दी गई थी। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात कैसे थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो सीमाएं थी, वो किसके ऊपर थी, पहली बार स्टेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी, राज्य के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही थी, लोगों के ऊपर नहीं थी। जबकि अब तक क्या हो रहा था, जो राजा होता था वो क्या करता था, प्रजा के ऊपर, उसकी प्रजा के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर क्या करता था, प्रतिबंध लगाता था कि आपको ऐसे नहीं करना, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना। ठीक है, क्या करता था, प्रतिबंध लगाता था, रेस्ट्रिक्शन लगाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो रिस्ट्रिक्शन थी वो किसके ऊपर थी, स्टेट के ऊपर थी, प्रतिबंध राज्य के ऊपर था। कैसे था कि स्टेट किसी भी, जो ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इनको किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचा सकता, लोगों को, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं सकता। तो ये क्या था, स्टेट के ऊपर प्रतिबंध था, है ना। लोगों को तो ये एक तरह से अधिकार मिल रहे थे, लेकिन स्टेट के ऊपर क्या था, एक प्रतिबंध था। पहली बार ऐसा हुआ था। तो उस समय जब ये हुआ, तो पूरे विश्व भर में क्या होगी, क्रांति छिड़ गई थी कि लोगों को लगने लगा था कि उनको भी अमेरिका जैसा ही लाइफस्टाइल चाहिए, है ना। अमेरिका के अंदर जैसे क्रांति हुई है, लोगों के मन में ये आने लगा था कि अब हमें भी इसी तरह की डेमोक्रेसी चाहिए, हमें भी ये राइट्स चाहिए। तो उसी को देखते हुए आती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो होती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये साथ साथ नोट करते रहना आप सब, ठीक है। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति कब होती है भाई, ये होती है हमारी 1789 में। कब होती है, 1789 में, 1779 में। तो जब फ्रांस की क्रांति होती है, और यहाँ पर जब डेमोक्रेसी आती है, यहाँ पर जब गण जो लोगों का शासन आता है, तो उस समय पर क्या किया जाता है, यहाँ इसके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स थे, ये थोड़ा और आगे बढ़ गया अमेरिका और से, है ना। तो होता है ना कि जो पहली बार चीज होती है, तो जब कोई दूसरा व्यक्ति वही चीज करता है, तो उसको थोड़ा सुधार के करता है। तो पहली बार इसमें 3 वर्ड्स यूज किए गए, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे उसमें, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। दूसरा वर्ड यूज किया गया इक्वालिटी,
क्या यूज किया गया? इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब समानता, ठीक है। पहला लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी कि समानता, और तीसरा वर्ड जो यूज किया गया था वो था फ्रेटर्निटी। क्या किया गया था? फ्रेटर्निटी। इसका क्या मतलब है? यानी कि भाईचारे की भावना। क्या था? भाईचारा। तो इसकी बात की गई थी पहली बार किसी संविधान में, तो वो कौन सा था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो फ्रांस का संविधान बना था। तो ये तो होगी अमेरिका की क्रांति की बात, फ्रांस की क्रांति की बात। अब हम आते हैं भारत के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर आते हैं हम? भारत के ऊपर आते हैं, इंडिया के ऊपर आते हैं। तो इंडिया में हम बात करेंगे ब्रिटिश शासन की, ब्रिटिश जो उस समय पर हुकूमत थी उसके बारे में। देखो, अगर आप डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ने जाओगे ना बिना कुछ बैकग्राउंड को समझे, तो चीजें आपके लिए मुश्किल होती जाएंगी, है ना। अगर आप एक बार बैकग्राउंड समझ लोगे उसका कि उसका इतिहास क्या है एक बार उसके बारे में, तो आपको चीजें आसान लगेंगी जब आप आगे पढ़ोगे उसको, है ना, कि ये चीजें क्यों इंक्लूड की गई, इसका क्या कारण था। तो देखते हैं, जब हम ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं, जो अंग्रेजों के समय पर जो इंडिया था उसके बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके पास अनलिमिटेड पावर थी। क्या थी भाई? अनलिमिटेड पावर थी। अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर अगर किसी सरकार के पास हो तो वो कुछ भी कर सकती है। जैसे वो क्या करते थे? किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से अरेस्ट कर सकते थे। कैन अरेस्ट एनीबॉडी, किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय पर क्या कर सकते थे? उसको अरेस्ट कर सकते थे, बंदी बना सकते थे, ठीक है। अरेस्ट एनीबॉडी। किसी को भी जेल भेज सकते थे, है ना। किसी को भी जेल भेज सकते थे। न्यूज़पेपर जो उस समय पर अखबार थे उसके ऊपर क्या थी? सेंसरशिप लगाई हुई थी। सेंसरशिप का क्या मतलब होता है? कि न्यूज़पेपर जो होंगे वो मार्केट में आने से पहले सरकार के पास आएंगे और सरकार उसको अप्रूव करेगी कि सरकार के बारे में कुछ गलत ना लिखा हो। अगर गलत लिखा होगा तो उसको पब्लिश नहीं किया जाएगा, उसको लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ये आप समझ सकते हो कि मतलब ना तो हम सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, और अगर बोल लेंगे तो सीधा जेल में जाएंगे। कोई भी पक्का सबूत बेशक से ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी समय वो अरेस्ट कर सकते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब हमारे नेताओं ने, लीडर्स ने इन सब चीजों को देखा, तो उनको ये चीज महसूस हुई कि हाँ, लोगों के पास कुछ मूल अधिकार होने चाहिए। लोगों के पास क्या होना चाहिए? कुछ मूल अधिकार होने चाहिए, जो किससे बचा सके? जो उनको राज्य की शक्ति से बचा सके, स्टेट की पावर से बचा सके, राज्य की शक्ति से बचा सके, ठीक है। क्योंकि क्या पता कल को भारत आजाद हो जाए, और यहाँ पर भी क्या है कि डेमोक्रेसी में क्या पता कौन सी सरकार आ जाए, और अगर वो भी इसी तरह से पावर को एंजॉय करेगी और उस नेताओं को, जो विपक्ष पार्टी के नेता हैं, उनको जेल में डालना शुरू कर दिया, या फिर लोगों के ऊपर गलत तरह से कुछ भी कानून बना के थोप दिया, तो उनके लिए क्या, लोगों के लिए क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन यहाँ के लोगों से वो कैसे बचेंगे? तो इस चीजों को देखते हुए क्या किया गया, यहाँ के लीडर्स ने डिसाइड किया कि जब देश आजाद होगा तो वो क्या करेंगे? उसके अंदर लोगों को उनके मूल अधिकार देंगे। क्या देंगे? लोगों को मूल अधिकार देंगे। और इसकी शुरुआत जो की गई वो की गई नेहरू रिपोर्ट से। किससे की गई? नेहरू रिपोर्ट से। नेहरू रिपोर्ट से। नेहरू रिपोर्ट से। तो जब हम नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं, तो नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 में। कब आई थी भाई? 1928 में। और क्योंकि इसका नाम नेहरू है तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा लाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन नहीं, जो नेहरू रिपोर्ट थी वो किसके द्वारा लाई गई थी? मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो आप सभी जानते हैं मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। उनको, उनका नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू था। और ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक में से फंडामेंटल राइट पढ़ने जाओगे तो उसके अंदर सीधा आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता देंगे। कोई नहीं बताएगा नेहरू रिपोर्ट क्या थी, क्या आया था इसके अंदर, क्यों जरूरी है ये। लेकिन एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आया है भाई, बहुत बार। और फिर बच्चे कहते हैं कि बुक में से मतलब आउट ऑफ सिलेबस आया क्वेश्चन। कभी भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, बस वो चीजें हमें पता नहीं होती, है ना। तो दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर पहली बार इंडिया के जो लीडर्स थे, कौन थे? इंडिया के लीडर्स थे। इंडिया के लीडर्स थे। उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी। किसकी? मौलिक अधिकारों की मांग की थी। फंडामेंटल राइट्स की क्या की थी? डिमांड की थी ऑफिशियली। क्या की थी? ऑफिशियली पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट से फंडामेंटल राइट्स की क्या की थी? मांग की थी, ठीक है।
तो बहुत बार क्वेश्चन आया है कि पहली बार जो है फंडामेंटल राइट्स की ऑफिशियल डिमांड कब की गई, तो कब की गई थी, नेहरू रिपोर्ट के टाइम पे की गई थी, जब नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में की गई थी। ठीक है, कौन कौन से अधिकार मांगे गए थे इसके अंदर, सबसे पहले मांगा गया था बोलने का अधिकार, स्पीच का अधिकार, ठीक है, क्योंकि उस समय पर स्पीच के ऊपर भी प्रतिबंध थे बहुत ज्यादा। ठीक है, दूसरा था हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि समानता का अधिकार, इक्वालिटी का अधिकार, समानता का अधिकार। तीसरी जो चीज मांगी गई थी वो थी लिबर्टी, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, क्या थी, स्वतंत्रता, क्या था भाई, स्वतंत्रता। फिर था एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि क्या लोग क्या है एसोसिएशन बना सकते थे, यानी कि पार्टियां बना सकते थे, या फिर हम बात करें कोई भी एसोसिएशन का निर्माण कर सकते थे। ठीक है, और फिर था राइट की माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन, यानी कि जो अल्पसंख्यक में लोग हैं उनकी प्रोटेक्शन के अधिकार। तो ये सभी अधिकार थे जो समय पर जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके लिए, उसके सामने रखे गए थे। दोस्तों जब हम नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं, तो नेहरू रिपोर्ट ये कब लाई गई थी, ये 1928 में। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो कांग्रेस थी उसके हर साल के होते थे अधिवेशन होते थे। ठीक है, और लोग अलग अलग लोग क्या है उसकी अध्यक्षता करते थे। तो 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भाई, कोलकाता के अंदर हुआ था। जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, मोतीलाल नेहरू, यानी कि अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। प्रेसिडेंट कौन थे भाई, मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, इसी कारण इस रिपोर्ट का नाम क्या पड़ा, नेहरू रिपोर्ट, क्योंकि अध्यक्षता कौन कर रहे थे, मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, और इसलिए रिपोर्ट जब आई 1928 में तो इसको नेहरू रिपोर्ट बोला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है नेहरू रिपोर्ट के बारे में, कलकत्ता अधिवेशन के बारे में, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, पॉलिटी के अंदर भी बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, ये पहला समय था जब जो इंडिया के लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश सरकार को, इंडिया के लीडर्स ने, इंडिया के लीडर्स ने ब्रिटिश सरकार को ये एक तरह से अल्टीमेटम दिया था कि या तो एक साल के अंदर इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दो, डोमिनियन स्टेटस दो, क्या दो, डोमिनियन स्टेटस। इसका क्या मतलब होता है हिंदी में बच्चों, आप टेंशन मतलब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, या तो एक वर्ष के अंदर इंडिया के लीडर्स को क्या दो, डोमिनियन स्टेटस दो, नहीं तो एक वर्ष के बाद हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने का जो अल्टीमेटम था वो किस साल दिया गया था, 1928 में। किस अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर दिया गया था। अब डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब है कि जो केंद्र के मान ले ऐसे समझिए आप इसको कि केंद्र में जो सरकार रहेगी, या फिर हम बात करें तो राजा जो रहेगा वो तो रहेगी इंग्लैंड। ठीक है, राजा क्या रहेगा, हम इंग्लैंड को मानेंगे, लेकिन जो सरकार है वो क्या चलाएंगे, इंडियन पीपल चलाएंगे, इंडिया के लोग चलाएंगे। ठीक है, कौन चलाएंगे, इंडियन पीपल चलाएंगे, इंडिया के लोग चलाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनियन स्टेटस बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जाना किसके नाम से जाएगा, वो अंग्रेज सरकार के नाम से जाना जाएगा, लेकिन जो शासन चला रहे होंगे वो कौन चला रहे होंगे, इंडियन पीपल चला रहे होंगे। इसको क्या बोला गया, डोमिनियन स्टेटस। कि या तो हमें डोमिनियन स्टेटस प्रदान करें, ठीक है, हम इंग्लैंड वालों को क्या मान लेंगे, एक तरह से राजा मानने के लिए तैयार है, लेकिन जो सरकार चलेगी वो इंडिया के लोगों के द्वारा चलाई जाएगी, और नहीं तो हम एक वर्ष बाद क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो नेहरू रिपोर्ट इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में। तो उसके बाद जो बारी आती है वो आती है कांग्रेस के कराची सेशन की। कांग्रेस के कराची अधिवेशन की। कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में। ठीक है, मैं साथ साथ हिंदी भी बोल रहा हूँ, तो जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप हिंदी में नोट्स बनाइए अपना। जो कराची का अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके अध्यक्ष, प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष कौन थे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। तो आप ये अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कराची में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था, पहली बार ये घोषणा की गई थी, एक रिजोल्यूशन लाया गया था, एक कानून मतलब प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, प्रस्ताव लेके आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या प्रस्ताव लेके आए थे कि जब इंडिया स्वतंत्र हो जाएगा, ठीक है, इंडिया
क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र। एक सेकंड, यानी कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी जब क्या है, स्वतंत्र। जब इंडिया पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएगा तो उसका जो जब संविधान बनाया जाएगा उसमें क्या लिखा जाएगा, फंडामेंटल राइट्स को जगह दी जाएगी। क्या है, संविधान में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दी जाएगी, फंडामेंटल राइट्स को अलग से जगह दी जाएगी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को जो है अपनाया जाएगा। उसके बाद हुआ भी जब संविधान बना, जब हमारा संविधान बना तो फंडामेंटल राइट्स को अलग से स्पेशल जगह दी गई है हमारे संविधान के अंदर। तो ये पहली बार जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स लिखे जाएंगे, इसके बारे में कब बात की गई, कराची सेशन में 1931 में प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। तो कराची सेशन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कराची सेशन में जो प्रेसिडेंट थे, जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन जो है याद करने होंगे और याद करने मतलब आपको याद होने चाहिए। तो ये थी अभी तक की स्टोरी। उसके बाद 1946 में क्या होती है, हमारी संविधान सभा का निर्माण होता है, संविधान सभा बैठती है और हमारे संविधान का निर्माण करना शुरू करती है। तो जब संविधान निर्माण होता है तो उसके बाद हम ये सब चीजें, बहुत सारी डिबेट होती हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम हमारा फंडामेंटल चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। फंडामेंटल राइट्स का जो इतिहास था वो अभी तक यही था। अब आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 21 का अनुच्छेद पढ़ते जाएंगे और उसके बारे में समझते जाएंगे। तो हमारा जो पहला आर्टिकल हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे वो है हमारा आर्टिकल 12। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है भाई, आर्टिकल 12। इसके अंदर क्या बताया गया है, डेफिनेशन बताई गई है स्टेट की, यानी कि राज्य की परिभाषा। अभी राज्य की परिभाषा क्या है भाई, इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको, जब हम मैग्ना कार्टा वाला चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एक बात बताया, सॉरी अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे अब थोड़ी देर पहले। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुई और 1791 में पहली बार वहां पे क्या लिखा गया, संविधान में फंडामेंटल राइट्स को जगह दी गई। ठीक है, तो वहां पे पहली बार ऐसी बात की गई थी कि जो ये अधिकार थे क्या थे, स्टेट के ऊपर प्रतिबंध थे, स्टेट के ऊपर प्रतिबंध थे। तो हर जगह पे स्टेट क्यों लिखा जाता है, जबकि जो मतलब कानून बनाने का कार्य करती है वो सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं लिखा जाता, स्टेट क्यों लिखा जाता है। इसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हुई थी। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछ भी लेता है कि स्टेट क्यों है लिखा गया है और जो गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं लिखा हुआ है ना। तो देखो सीधी सी बात है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा होता कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कोई भी गवर्नमेंट छीन नहीं सकती। क्या है, कोई भी गवर्नमेंट छीन नहीं सकती, कोई भी गवर्नमेंट, जीओवी मीन्स गवर्नमेंट, छीन नहीं सकती। तो ये आपके क्या है, संविधान के अंदर लिख दिया कि कोई भी गवर्नमेंट आपसे फंडामेंटल राइट्स को छीन नहीं पाएगी। अब क्या होता है, मान लेते हैं बाय चांस कोई क्या हुआ, किसी ने आपका कोई चीज चोरी कर ली, मान लेते हैं पैसे चोरी कर लिए, और आप कहाँ पे गए, पुलिस स्टेशन में गए। कहाँ पे गए, पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन में गए क्या करने, एफआईआर लिखवाने। क्या लिखवाने भाई, एफआईआर। एफआईआर लिखवाने के लिए आप पुलिस स्टेशन के अंदर गए और पुलिस वाले ने क्या किया, जो वहाँ के एसएचओ थे या फिर जो इंस्पेक्टर थे, उसने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। क्या किया, एफआईआर लिखने से मना कर दिया। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कि सर वो मेरे क्या है, मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, वो एफआईआर को नहीं लिख रहे। जबकि एफआईआर लिखवाना क्या है, मेरा अधिकार है, क्योंकि सभी लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो क्या है, कंप्लेंट कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट है मेरा, समानता का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो पुलिस स्टेशन का एसएचओ था उसको बुलाया। क्या किया, एसएचओ को बुलाया और पूछा कि आप क्यों नहीं लिख रहे इसकी एफआईआर। तो एसएचओ क्या बोलेगा, सर मैं तो गवर्नमेंट में आता ही नहीं, है ना, क्या है, मैं तो गवर्नमेंट का हिस्सा ही नहीं हूँ, हम तो गवर्नमेंट ही नहीं है, तो हम क्या किस तरह से मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, है ना। तो ये बात बोलेगा। या फिर मान लेते हैं एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको कि क्या है, आपके घर के बाहर क्या है, जो आपका जो वेस्टेज होती है घर की, यानी कि कूड़ा करकट होता है, उसको उठाने के लिए क्या आती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक गाड़ी आती है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले क्या आती है, एक कार लेके आते हैं। तो कार भी बना लेते हैं हम, ये क्या है, कार है, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों की। थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं पीछे से। अब क्या है, ये बाकी तो सभी घरों के आगे से क्या है, कूड़ा करकट लेके जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आपके घर के आगे से क्या है, कूड़ा करकट नहीं लेके गए, जो सामान था वेस्टेज थी वो नहीं लेके गए।
तो आपको आप क्या करोगे, आपके लिए तो बहुत ज्यादा गलत चीज होगी, है ना, क्योंकि क्या है, ये आपके फंडामेंटल राइट्स का भी एक तरह से उल्लंघन है। और आपके आगे कंप्लेंट करने के लिए फिर से कहाँ पे गए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वालों ने क्या किया, म्यूनिसिपल पार्टी वालों को फिर से बुलाया और उनसे बोला कि आप इनके घर के सामने से क्यों नहीं ले गए, तो आपने क्या किया है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया है। लेकिन फिर से म्यूनिसिपल पार्टी वाले क्या बोलेंगे, हम तो गवर्नमेंट में आते ही नहीं है। तो अगर वहां पे गवर्नमेंट लिखी जाती, सरकार लिखी जाती, तो वहां पे एक बहुत बड़ा ये स्कोप रहता कि कोई व्यक्ति क्यों मानेगा कि वो सरकार के अंदर आ रहा है, ये चीज मानेगा ही नहीं वो कि हम फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ होते हैं, सरकार के खिलाफ ही होते हैं। क्या होते हैं, सरकार के खिलाफ होते हैं ना, मतलब सरकार फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीन सकती थी, लेकिन बाकी लोग तो छीन सकते थे। तो कहते हैं सर हम तो क्या है, सरकार में आते ही नहीं, तो हम तो ले सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, हम करें या ना करें कंप्लेंट। एसएचओ क्या कहता कि ये मेरे ऊपर है कि मैं कंप्लेंट लिखूं या ना लिखूं, क्योंकि संविधान के अंदर तो सरकार के बारे में बोला गया है, हमारे बारे में नहीं बोला गया। सेम म्यूनिसिपल पार्टी वाले के केस में होता। इसलिए क्या किया गया गवर्नमेंट में, सॉरी संविधान में गवर्नमेंट की जगह क्या लिखा गया, स्टेट लिखा गया। स्टेट लिखा गया, राज्य लिखा गया। और यहाँ पे स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य नहीं, हरियाणा पंजाब उत्तराखंड सिर्फ राज्य से नहीं है। स्टेट क्या हो सकती है, पूरा का पूरा इंडिया भी हो सकती है, पूरा का पूरा इंडिया भी हो सकती है, पूरा का पूरा हरियाणा भी हो सकती है, या पंजाब भी हो सकती है, या कोई भी राज्य भी हो सकती है। कोई एक पुलिस स्टेशन भी स्टेट में आ सकता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बड़े पद पे है वो भी स्टेट के अंदर आ सकता है। ठीक है, वो भी क्या है, स्टेट के अंदर आ सकता है। तो स्टेट की परिभाषा जो हमें देता है वो आर्टिकल 12 देता है कि क्या क्या चीजें स्टेट में आती हैं। तो सबसे पहले जो स्टेट के अंदर आती है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब जो पीएम हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, यानी कि राष्ट्रपति हो गए, उसके अलावा जितनी भी कैबिनेट होगी, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने भी कर्मचारी नहीं, मतलब जितने भी जो क्या कहते हैं कैबिनेट काम करती है, ठीक है, मंत्रिमंडल होता है, वो सब क्या आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा वो भी किस में आएंगे, स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे, वो भी क्या आएंगे, स्टेट होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, यानी कि जो हर राज्य की गवर्नमेंट है वो भी क्या आएगी, स्टेट के अंदर आएगी। उसके अलावा लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी कि हर राज्य का विधानमंडल। जैसे पार्लियामेंट होता है इंडिया में, वैसे ही राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है, ठीक है। तो उसके भी जितने मेंबर होंगे वो किस में आएंगे, स्टेट में आएंगे। उसके अलावा जितनी लोकल अथॉरिटीज हैं, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, या फिर जितनी भी जो जिला परिषद होगी, जो पंचायत होगी, जो ग्राम पंचायत है, ये सभी किसके अंदर आती हैं, स्टेट के अंदर आती हैं। और इसमें एक चीज और दी हुई है, प्लस अदर्स। संविधान में सिर्फ यहाँ पे कॉमन नहीं लगा दिया, यहाँ पे प्लस अदर्स भी लिखा है। और इस प्लस अदर्स के बारे में कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। कौन बताएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बता सकता है कि प्लस अदर्स में क्या क्या है। तो एक बहुत बड़ा क्या है, स्कोप हो जाता है ना, बहुत बड़ा क्या आ जाता है, स्कोप आ जाता है। वो क्यों, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो किसी भी व्यक्ति को क्या बता सकता है, स्टेट बता सकता है। क्या बता सकता है भाई, स्टेट बता सकता है। मान लेते हैं कोई केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लग रहा है कि केस बिल्कुल जेन्युइन है, और क्या है, इस बंदे के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ है ना। और उसकी डेफिनेशन किसी में भी नहीं है कि वो स्टेट के द्वारा किया गया, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं है, पार्लियामेंट के बारे में नहीं है, लेजिस्लेचर के बारे में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट के बारे में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकता है कि जिस जो कि केस है वो किस में आएगा, अदर्स में आएगा, यानी कि इसको भी समझा जाएगा, स्टेट समझा जाएगा। ठीक है, जैसे एक केस हुआ था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज स्टेट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड था उसको स्टेट माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या की कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो बहुत ज्यादा लोगों की जीवन को प्रभावित करता है, इसलिए हम इसको क्या मानेंगे, स्टेट मानेंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसा बोर्ड जो बहुत ज्यादा लोगों के जीवन को प्रभावित करता हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको चलाया जा रहा हो, या को एडिड हो, यानी कि वो कुछ पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हो, तो उसको क्या मान सकते हैं, स्टेट माना जा सकता है। तो ये केस कब हुआ था, 1967 में हुआ था। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाइड क्या दी थी, जजमेंट दी थी कि स्टेट क्या है, कोई भी चीज हो सकती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रन हो रही है, या फिर उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो अनुच्छेद 12 हमें किसके बारे में बताता है, स्टेट की डेफिनेशन बताता है कि स्टेट क्या क्या है। और जो ये स्टेट है, तो जब अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम किस तरह से जो सुप्रीम कोर्ट में इन स्टेट के खिलाफ केस कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जो डेफिनेशन है स्टेट की वो कौन देता है, आर्टिकल 12 देने का काम करता है। तो आपको क्या करना है, लिखना है नोट्स के अंदर आर्टिकल 12,
और क्या लिखेंगे यहाँ पे, परिभाषा, राज्य की परिभाषा देता है, ठीक है। प्लस फिर नोट्स के अंदर क्या लिखना है, स्टेट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य की सरकार, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, प्लस लास्ट में क्या लिखोगे, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण, प्लस अदर्स, अन्य। अन्य जरूर लिखना, क्योंकि इस अन्य के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाद में जो है स्टेट डिक्लेयर की गई थी। तो जो हमारा अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 13, आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13। आर्टिकल 13 क्या है, लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध या उनके अपहनन करने वाले कानून। समझ में नहीं आया ना, मैं समझाता हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ, है ना, तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी यहाँ पे इस चैनल के ऊपर। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मान लेते हैं संसद ने एक कानून बनाया, ठीक है, संसद ने क्या बनाया, कानून बनाया, संसद या फिर हम क्या बोल रहे, पार्लियामेंट, संसद या पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया। कानून क्या था कि हम सब गरीबों को, कि हम गरीबों के लिए मुफ्त राशन की स्कीम चलाएंगे। क्या है, गरीबों के लिए, गरीबों के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए, गरीबों मतलब गरीब व्यक्ति, ठीक है। तो क्योंकि हम हरियाणा से हैं तो गरीबों ही बोलते हैं ना, तो गरीब लोगों के लिए क्या करेंगे, मुफ्त राशन की, मुफ्त राशन की क्या करेंगे, स्कीम चलाएंगे, मुफ्त राशन की स्कीम चलाएंगे, ठीक है। लेकिन हम उन्हीं गरीब व्यक्तियों को राशन देंगे जिनका नाम ए से शुरू होगा, जिनका नाम किससे शुरू होगा, ए से शुरू होगा, ठीक है। क्या किया, गरीबों के लिए हम क्या करेंगे, मुफ्त राशन की स्कीम चलाएंगे, लेकिन उन्हीं गरीब लोगों को राशन देंगे जिनका नाम ए से शुरू होगा। तो इतना तो ठीक है कि मुफ्त राशन देंगे गरीब लोगों को, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनका नाम सिर्फ ए से शुरू हो रहा है उनको ही क्यों दे रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये मूल अधिकार का उल्लंघन है। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट, क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, एससी फॉर सुप्रीम कोर्ट, एचसी का मतलब हाई कोर्ट। तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ये पावर है, ये शक्ति है, क्या शक्ति है, कि जो ये कानून बनाया गया है वो उसको रिव्यू कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। किसको, इस कानून को, पूरे कानून को क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और सिर्फ इसी कानून को नहीं, जितने भी कानून बनाए जाते हैं उन सभी को रिव्यू करने की, यानी कि उसको एक तरह से देखने का पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। रिव्यू को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन, पुनर्विलोकन, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी क्या कर सकती है, उस कानून को रिव्यू कर सकती है कि वो ठीक है या नहीं है, वो किसी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ये तो थी पहली बात इस आर्टिकल की। दूसरी बात क्या कहती है, केवल उतने भाग को ही हटाया जाएगा का, देखो अगर पूरा का पूरा भाग कानून का क्या है, फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है, हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो पूरे कानून को ही खत्म कर दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, जहां पर भी केस चल रहा है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि जो आधा पार्ट था कानून का वो तो ठीक था, जैसे यहाँ पे क्या था, गरीबों को मुफ्त राशन मिलेगा, तो ये तो क्या है, अच्छी बात है, ठीक है, क्या है, अच्छी बात है। लेकिन जो ये आधा भाग था कि वो सिर्फ ए नाम वालों को मिलेगा, ये क्या था, गलत था, ये बाकी नाम के अक्षर वालों के लिए गलत होता। तो वो क्या करेंगे, सिर्फ जो गलत भाग होगा उसको हटाएंगे, है ना, पूरे कानून को खत्म नहीं करेंगे, केवल जो भाग संविधान के हिसाब से नहीं होगा केवल उसको ही संविधान से हटाएंगे। तो ये क्या था, दूसरा पॉइंट था हमारा, ये क्या था, सेकंड पॉइंट था, क्या था ये, कि केवल वो भाग जो मौलिक अधिकारों के साथ मेल नहीं खाता उसको हटा दिया जाएगा, बाकी का जो भाग है वो कानून के रूप में कार्य करता रहेगा, कानून बना रहेगा। तो इसके बारे में भी अब हमें पढ़ना है, यही इस बात की, जो ये बात मैंने आपको समझाई यही इसके अंदर बताया गया था, ठीक है, क्या है, यही इसका जो पार्ट है इसके अंदर बताया गया था। तो दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन उठा कि जो ये लॉ वर्ड यूज किया गया, यहाँ पे जो कानून शब्द यूज किया गया है ना, क्या यूज किया गया है, कानून यूज किया गया है, कानून शब्द यूज किया गया है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई है हमारे इतिहास के अंदर, क्या है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी रही है इसके अंदर। तो इसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर लॉ में से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि लॉ का मतलब क्या है, यहाँ पे लॉ या फिर कानून का, यानी कि कौन कौन से कानून है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या है, रिव्यू कर सकते हैं, उनको
क्या है वापिस से देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात उठी कि कानून का मतलब क्या होता है कि कोई भी कानून जो पार्लियामेंट संसद बनाती है या फिर क्या है जो राज्य की सरकार बनाती है उसको कानून बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिबेट क्या हुई जब 1951 में पहली बार, देखो क्या है 1951 की बात है। देखो 1950 में क्या हुआ था, हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था और 1951 में ही संविधान में पहला संशोधन कर दिया गया था। ठीक है, तो जब ये संविधान संशोधन किया गया तो एक केस होता है संकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के खिलाफ। ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्या है, पूरी एक स्टेट है। यूनियन ऑफ इंडिया क्या मतलब है, एक व्यक्ति है और उसने केस किया है किसके ऊपर, पूरी स्टेट के ऊपर, है ना। यूनियन ऑफ इंडिया 1951 बोलते हैं इसको, यानी कि 1951 में एक केस हुआ था। तो इसमें एक क्वेश्चन उठा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो संविधान में संशोधन करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान में संशोधन, सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, कि क्या ये भी कानून के तहत आएगा, क्या ये भी कानून के तहत आएगा, यानी कि ये भी क्या कानून में गिना जाएगा, क्योंकि ये क्या है संविधान में सुधार कर रहे हैं, है ना। क्या किया जा रहा है, संविधान में सुधार किया जा रहा है, कोई नया कानून तो बनाया नहीं जा रहा। तो सरकार ने बोला कि ये संविधान जो ये कानून में नहीं आना चाहिए, है ना, संविधान संशोधन कानून में नहीं गिनना चाहिए। तो उस टाइम पर क्या है, कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी, मतलब देश आजाद हुआ था, नया नया देश बना था, पहली बार स्वतंत्रता मिल रही है, और ये जो कानून था ये उस समय पर नेहरू लेके आए थे, किस लिए, भूमि सुधार करने के लिए, भूमि सुधार से संबंधित कुछ कानून को सुधार करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि ठीक है, ये देश की भलाई के लिए, तो क्या है इसको कानून में नहीं माना जाएगा, ठीक है, संविधान संशोधन को हम कानून में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की, संकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। फिर आता है सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। ठीक है, पहला था ये, तो उसके बाद दूसरा आता है सज्जन सिंह। ये केस याद करने जरूरी है, मतलब सिर्फ पता होना चाहिए कि कब हुए थे, क्योंकि पिछली बार ग्रुप डी के ही एग्जाम में आया था कि केशवानंद भारती, ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि वो कब हुआ था, है ना, तो पता होना चाहिए हमें। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होगा, है ना, स्टेट ऑफ राजस्थान। कब हुआ था ये केस, 1965 में। कब हुआ था, 1965 में। तो तब भी कोर्ट ने ये मानना था कि जो संविधान संशोधन है उसको हम लॉ के तहत नहीं मानेंगे, संविधान संशोधन को हम रिव्यू नहीं कर सकते। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब क्या था, एक सारी लड़ाई क्यों थी कि आप रिव्यू करो कानून को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हम रिव्यू नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरा केस होता है गोलकनाथ केस। कब होता है, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। को हुआ था 1967 में। किसकी सरकार थी उस टाइम पे, इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, तो 1967 में केस होता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो संविधान संशोधन है, वो भी किसमें माना जाएगा, लॉ के तहत आएगा, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है तो पार्लियामेंट के पास से पावर चलेगी कि अगर कोई भी लॉ वो ऐसा बना देंगे, ऐसा संविधान में संशोधन कर देंगे जिससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीन रहा हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, एक तरह से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको देखते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट थी, कौन थी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या थी, इंडियन गवर्नमेंट, वो क्या लेके आती है, 24वां संविधान संशोधन लेके आती है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24वां संविधान संशोधन। और इस संशोधन में वो क्या बदलाव करती है संविधान के अंदर, देखो जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया जाएगा, संविधान संशोधन एक्ट लेके आया जाएगा, तो उसमें क्या है, संविधान के अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या चेंज किए गए थे, देखो चेंज करने से पहले एक चीज समझ लो, एक हमारे संविधान में अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368, क्या है, आर्टिकल 368, 368। तो जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो आर्टिकल 368 का उपयोग करके किए जाते हैं। ठीक है,
संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं वो अनुच्छेद 368 का उपयोग करके ही किए जाते हैं। 368 ही हमें ये जो संसद है उसको पावर देता है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, बदलाव कर सकती है। तो जो इस 24वां संविधान संशोधन लेके आया गया, इसमें दो चीजों में बदलाव किया गया। एक था अनुच्छेद 13 जो हम पढ़ रहे हैं अभी, है ना, जिसमें लॉ के बारे में बताया गया कि कानून का मतलब क्या है, और वो कानून का काम क्या है कि जो भी कानून क्या है ऐसा होगा जो मौलिक अधिकारों को इफेक्ट करता हो उसको हटा दिया जाएगा या उतने पार्ट को हटा दिया जाएगा। तो इसके अंदर भी चेंज किया गया। और एक 368 में चेंज किया गया। 368 में चेंज किया गया। क्या क्या चेंज किए गए थे वो? तो आर्टिकल 13 में क्या लिखवाया गया कि आर्टिकल 13 के अंदर जो कानून शब्द यूज किया गया है, जो लॉ शब्द यूज किया गया है, ठीक है, कानून शब्द यूज किया गया है या लॉ शब्द यूज किया गया है, उसका अनुच्छेद 368 से कोई लेना देना नहीं है। क्या है? 368 से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि अगर कोई भी संविधान में संशोधन किया जाता है 368 का उपयोग करके, तो वो कानून नहीं माना जाएगा। सेम 368 में क्या किया गया? 368 में लिखवा दिया गया कि जो पार्लियामेंट है वो संविधान को क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है, उसको उसके अंदर संशोधन कर सकती है, और वो कानून क्या है? आर्टिकल 13 के अंदर नहीं आएगा। क्या है? इसमें लिखा गया संसद क्या कर सकती है? संविधान में संशोधन कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकती है? अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है, और उसको अनुच्छेद 13 के तहत क्या है? कानून नहीं माना जाएगा। ठीक है, उसको कानून नहीं माना जाएगा। देखो 13 में क्या लिखवा दिया कि जो कानून शब्द की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 13 में, वो अनुच्छेद 368 पे लागू नहीं होती। 368 में अगर कोई भी संशोधन किया जाता है तो उसको कानून नहीं माना जाएगा। और यही बात 368 में भी लिखवा दी कि जो हम अमेंडमेंट करते हैं 368 का उपयोग करके, उसको कानून नहीं माना जाएगा आर्टिकल 13 के तहत। तो उसके बाद केस होता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, केशवानंद भारती केस। क्या नाम है केस का? केशवानंद भारती केस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, बहुत एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है केशवानंद भारती केस के बारे में, केशवानंद भारती केस के बारे में। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई केस हम पढ़ते हैं तो वो है हमारा केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में क्या बोला गया कि हाँ, संसद क्या कर सकती। सबसे पहले कब हुआ था? 1973 में। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1973 में हुआ था। इसमें बोला गया कि हाँ, संसद संविधान के किसी विभाग को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है, उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। सबसे पहले तो ये बात बोल ली गई कि संसद क्या कर सकती है? अमेंडमेंट कर सकती है संविधान के किसी भी भाग के अंदर, और वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के अंदर भी अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी अमेंडमेंट कर सकती है। क्या कर सकती है? सेम फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन जो वो चेंज करेगी संविधान में, जो वो अमेंडमेंट करेगी, जो वो अमेंडमेंट करेगी, वो संविधान के बेसिक फीचर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। मूल मूल जो उसकी रूपरेखा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए, है ना। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर या मूल जो रूपरेखा है उसको खत्म नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है मूल रूपरेखा या बेसिक स्ट्रक्चर का? कि अगर अमेंड कर रहे हो तो आप कुछ चीज को ठीक कर सकते हो जो गलत लिखी गई है उस समय पे, या फिर आज के समय से जो उचित नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आपने पूरा का पूरा कानून उठा के ही खत्म कर दिया उसको और अपना नया कोई भी कानून लागू कर दिया। तो ऐसा हम करने नहीं देंगे। आप संविधान के अंदर संशोधन करिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। समय समय पर परिवर्तन जरूरी है, लेकिन वो परिवर्तन क्या होना चाहिए? नाम मात्र का होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने पूरे के पूरे कानून को ही खत्म कर दिया और उसकी जगह पे नया कानून लिख दिया। तो वो हम नहीं मानेंगे, उसको हम क्या करेंगे? उसको इनवैलिड घोषित करेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे? इनवैलिड घोषित करेंगे। और जो ये आपने लिखवाया है ना कि आर्टिकल 13 के अंदर जो 368 के तहत संविधान संशोधन को कानून नहीं माना जाएगा, ये भी क्या है? इनवैलिड है। इसको भी हम खत्म करते हैं। क्या है? इसको भी हम खत्म करते हैं। यानी कि 24वें संविधान संशोधन में जो लिखवाया गया था कि जो 368 के तहत अमेंडमेंट की जाती है, जो 368 आर्टिकल के तहत क्या किया जाता है? संविधान में सुधार किया जाता है, उसको कानून नहीं माना जाएगा। उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर क्या किया? उसको खत्म कर दिया, जड़ से खत्म कर दिया कि नहीं, उसको भी कानून मानना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की मतलब सबसे अच्छी बात, सुप्रीम कोर्ट की सबसे अच्छी बात क्या है? उसने बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये तो बताया ही नहीं, है ना।
उसने ये बोला कि हम समय समय पर ये बताते रहेंगे कि क्या क्या चीजें उसके मूल रूपरेखा का भाग है, बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। यानी कि आप किस किस चीज को अमेंड नहीं कर सकते, ये हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी के लिए हमने बता दिया बस आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब मान लेते हैं सुप्रीम जो सरकार है उसने कोई कानून बना दिया, ठीक है, सरकार ने क्या कर दिया, कानून बना दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट पहले ही डिफाइन कर देता है कि एक ये चीजें क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है, तो सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वो कुछ ना कुछ चीज निकाल लेती है, कोई ना कोई लूप होल निकाल लेती है उसके ऊपर कानून बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बताया ही नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर का भाग क्या क्या होगा, तो मान लेते हैं सरकार ने कोई कानून बनाया और क्या है वो कानून गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो व्याख्या कर सके कि नहीं, ये जो आपने कानून बनाया ये तो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, मूल रूपरेखा को खत्म कर रहा है, तो हम इसको क्या है, इस कानून को वैलिड नहीं मानेंगे और इसको क्या कर देंगे, हम नल एंड वॉइड कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे। तो ये क्या थी, बहुत बड़ी एक तरह से उस समय पर जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। और जो जो हमारी मतलब अदालत है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, उसके वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स के अंदर गिनी जाती है उस समय के, है ना। उसके बाद हमारा आता है एक लास्ट केस और आता है मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसकी भी डेट जरूरी याद कर लेना। ये कब हुआ था, 1980 में हुआ था। कब हुआ था, 1980 में हुआ था। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इसमें जो कोर्ट था, इसमें कोर्ट ने क्या बोला था कि जो केशवानंद भारती केस के अंदर हमने बताया था कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती संसद, उसमें जो संविधान का संशोधन करना है उसकी जो लिमिटेड पावर है, लिमिटेड पावर ऑफ लिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो सरकार को लिमिटेड पावर दी गई है, अनलिमिटेड नहीं है, याद रखना, लिमिटेड पावर दी गई है संविधान में सुधार करने की। क्या है, सरकार को संविधान में सुधार करने की एक लिमिटेड पावर दी गई है, वो भी क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, उसको हम अनलिमिटेड कभी भी नहीं बना सकते, यानी कि सरकार उसको अनलिमिटेड पावर की तरह यूज नहीं कर सकती, उसको एक लिमिटेड पावर की तरह ही यूज किया जाना चाहिए। क्या है, उसको अनलिमिटेड अनलिमिटेड पावर की तरह यूज नहीं कर सकती, ये भी क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, ठीक है, बेसिक फीचर है या फिर बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। तो ये था आर्टिकल 13। तो इसके आर्टिकल 13 के कुल 4 भाग हमें यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, वो 4 भाग क्या क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, या फिर चलो आप ये रहने दो, अभी के लिए सिर्फ इतना बहुत है कि आर्टिकल 13 में किसके बारे में बताता है। आर्टिकल 13 में जानकारी देता है कि वो लोग जो संविधान के फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करेंगे, क्या फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करते हो, तो उस लॉ को या तो खत्म कर दिया जाएगा या उतने भाग को खत्म कर दिया जाएगा जितना वो फंडामेंटल राइट को इफेक्ट कर रहा है, बाकी भाग क्या है, कानून बन के रहेगा, है ना। ये हमें कौन बताता है, आर्टिकल 13 बताता है। या फिर अगर आपको करना ही है तो चलो बता देता हूँ मैं, भाग 13 एक, आर्टिकल जो हमारा 13 या अनुच्छेद 13 एक है, वो क्या बताता है, जो आजादी से पहले के लॉ थे, क्या थे, इंडिपेंडेंस से पहले के लॉ थे, उनके बारे में बताता है। इंडिपेंडेंस से पहले के लॉ, इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस से पहले के लॉज के बारे में बताता है, से पहले के लॉज के बारे में बताता है, इससे पहले के कानूनों के बारे में बताता है कि जितने भी कानून बनाए गए थे अगर वो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, स्वतः ही अपने आप से खत्म हो जाएंगे। या फिर जितना भाग उनको फंडामेंटल राइट्स, जितना भाग उन कानूनों को फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करेगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या था, 13 क्लॉज 2, कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती। स्टेट का मतलब मैंने आपको पहले बताया, स्टेट का क्या मतलब है, पूरा इंडिया भी हो सकता है, सरकार भी हो सकती है, या फिर कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह छोटी कोई भी संस्था भी हो सकती है ना। तो स्टेट कोई भी ऐसा कानून या फिर लॉ नहीं बना सकती जो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता हो, फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता हो, कोई भी ऐसा कानून सरकार नहीं बना सकती। उसके बाद 13 क्लोज, हम बहुत बात कर रहे थे जितने इसके आर्टिकल 13 क्लोज 3 में क्या बताया गया, लॉज के बारे में बताया गया है कि जितने भी एक्ट्स हैं, यानी कि प्रस्ताव लाए गए हैं, कानून लाए गए हैं, ऑर्डिनेंसेस है, यानी कि जब संसद सत्र में नहीं होती है तो उस समय पर क्या है, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है, एक अध्यादेश जारी करता है। ऑर्डिनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं।
वो भी कानून के तहत आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें रूल्स की, ठीक है, बहुत सारे रूल्स जो होते हैं वो भी कानून के इसमें लॉ के तहत आएंगे, है ना। रेगुलेशंस, रूल्स, रेगुलेशंस या फिर ऑर्डर्स, अगर सरकार कोई ऑर्डर देती है ना। उसके अलावा कुछ नोटिफिकेशंस, नोटिफिकेशंस, तो ये सब क्या है, लॉ के अंदर आएंगे। ये सब क्या है, लॉ के अंदर आएंगे। उसके बाद आता है 13 क्लोज 4। 13 क्लोज 4, तो ये जो आर्टिकल 13 क्लोज 4 है, 13 ब्रैकेट के अंदर 4 है, ये क्या है, 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो हमने अभी अभी पढ़ा है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो इसमें क्या लिखवाया था गवर्नमेंट ने, तो क्या लिखवाया था कि इसका जो 13 क्लोज 4 में ये लिखवा दिया था कि जो इसके अंदर कानून की परिभाषा दी गई है वो 368 से संबंधित नहीं होगी, वो कानून नहीं माना जाएगा अगर हम संविधान में संशोधन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है इसके अंदर, देखो मैंने आपको बताया था ना कि जितना कानून, जितना पार्ट उसका मौलिक अधिकार को इफेक्ट करता होगा, केवल उसको ही समाप्त किया जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या जजमेंट दी है कि ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत हम क्या मानेंगे, अगर आप संविधान में संशोधन करेंगे उसको हम कानून नहीं मानेंगे, लेकिन कब तक, जब तक वो किसी भी मौलिक अधिकार को इफेक्ट ना करता हो। कब तक, जब तक वो किसी भी मौलिक अधिकार को इफेक्ट ना करता हो, फंडामेंटल राइट को इफेक्ट ना करता हो, केवल तब तक ही हम उसको कानून नहीं मानेंगे। अगर वो कानून मौलिक अधिकार को इफेक्ट करता हुआ तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, और रिव्यू करके हम क्या कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, आर्टिकल 13 का यूज किया गया, जिसमें मतलब 13 क्लोज 4 में आर्टिकल 13 का ही यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है कि 368 के तहत अगर आप संविधान में संशोधन करेंगे, हम कानून नहीं मानेंगे उसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कानून नहीं मानते। लेकिन अगर वो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को इफेक्ट कर रहा है तो हम उसको कानून जरूर मानेंगे, और हम उसको रिव्यू भी करेंगे। रिव्यू करके अगर वो गलत पाया जाता है तो हम उसको खत्म भी करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने समय पर बोला था। तो ये 4 हैं। आर्टिकल 13 क्लोज क्या बताता है हमें, इंडिपेंडेंस से पहले के, आजादी से पहले के लॉ के बारे में, अगर वो फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करते हैं तो वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर 13 क्लोज 2 बताता है कि स्टेट कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता हो। 13 क्लोज 3, ऐसे लॉज की डेफिनेशन दी गई है कि लॉ के अंदर क्या क्या आएगा, एक्ट आएंगे, यानी कि जो भी प्रस्ताव होते हैं संसद के अंदर लाए जाते हैं, ऑर्डिनेंसेस आएंगे, रूल्स आएंगे, रेगुलेशंस आएंगी, ऑर्डर, नोटिफिकेशन एक्सेट्रा, सब में किस में आएंगे, ये लॉ के तहत माने जाएंगे, कानून माने जाएंगे। 13 क्लोज 4 फिर से 24वें संविधान संशोधन के बाद लाया गया था। 368 क्या बोला गया था कि कोई संसद 368 के तहत कानून में, सॉरी, संविधान में कोई बदलाव करती है तो उसको कानून नहीं माना जाएगा, केवल तब तक जब तक वो मौलिक अधिकार को इफेक्ट ना कर रहा हो। अगर वो मौलिक अधिकार को इफेक्ट कर रहा है तो हम उसको कानून मानेंगे और उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही बहुत है। मैं जानता हूँ आपको थोड़ा ये लगेगा कि बहुत ज्यादा करवा दिया है सर ने, लेकिन देखो आप खुद भी ये चीज देखोगे कि अब आप जब फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर करोगे तो आपको अब पूरी स्टोरी पता है कि आजादी की लड़ाई से लेके अब तक क्या क्या हुआ है ना। हमने नेहरू रिपोर्ट पढ़ ली, हमने कलकत्ता का अधिवेशन देख लिया कि क्या क्या हुआ था उसमें, कराची के अधिवेशन के बारे में पढ़ लिया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ लिया, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने ये पढ़ा कि आर्टिकल 12 क्या है, स्टेट का मतलब क्या है। अगर आप कहीं से और से बुक वगैरह से पढ़ते या कहीं और से पढ़ते तो क्या होता है, सिर्फ आपको एक डेफिनेशन दे देती है कि इसमें स्टेट के बारे में बताया गया कि स्टेट क्या होती है ना, लेकिन उसका मतलब क्या था उसके बारे में कोई नहीं बताता। आर्टिकल 13 के बारे में कोई इतने एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये सिर्फ आप ये मत सोचो कि आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप आगे भी किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये सब चीजें क्या है, बहुत बारीकी से पूछी जाती है ना। और जब देखो कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और अगर आपको इन चीजों की जानकारी होगी तो आप बाकी बच्चों से अपने आप को आगे पाओगे, है ना। तो कल की वीडियो में मिलते हैं। कल की वीडियो में हम ट्राई करेंगे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 20 तक कंप्लीट करने की, है ना। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 20 तक कल की वीडियो में हम कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे। मिलते हैं कल की वीडियो में।